बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की सबसे बड़ी जो टॉप स्टोरी है वो पाकिस्तानी स्टार बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ के हवाले से है। उन्होंने रवा साल T20 के अंदर सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए। उन्होंने इस साल 415 रन स्कोर किए 8 इनिंग्स के ऊपर, और दूसरे नंबर पे KL राहुल हैं जिन्होंने 404 रन स्कोर किए, और तीसरे नंबर पे इंग्लैंड के डेविड मलान हैं जिन्होंने 397 रन स्कोर किए। इन दोनों ने 10 इनिंग्स के अंदर ये रन स्कोर किए, बट मोहम्मद हफीज़ ने एजाज़ जो है वो 8 इनिंग्स में किया और उनकी जो बैटिंग एवरेज रही वो 83 की रही। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मोमेंटम उन्होंने गेन किया है इसको वो वर्ल्ड कप तक कैरी ऑन करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, वीकली स्पोर्ट्स राउंडअप की जानिब। जी, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। जैसे आप जानते हैं कि T20 सीरीज़ का अख्ताम हो चुका है। न्यूजीलैंड ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम कर ली है। वी ऑल नो कि न्यूजीलैंड अपने मुल्क के अंदर बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलता है और बड़ा एक टफ हरीफ रहता है। उसके कुछ स्टैट्स आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। न्यूजीलैंड दिसंबर 2017 से अपने मुल्क में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा। लास्ट कंसेक्टिव वो 15 मैचेस भी अपने नाम कर चुके हैं। उसके अलावा 7 कंटिन्यूस होम सीरीज़ भी अपने नाम कर चुके हैं। इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान 2 साल से वे कोई सीरीज़ नहीं जीता, तो कंपैरिजन के अंदर ये बड़ी टफ सीरीज़ नज़र आ रही है। इस हवाले से अगर हम देखा जाए तो आज दूसरे दिन के खेल का अख्ताम हुआ। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 431 रन स्कोर किए नुमाया। उसमें स्कोर उनके कैप्टन केन विलियमसन रहे जिन्होंने 129 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने नुमाया बॉलिंग की, 4 खिलाड़ियों के आउट किया। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रही वो पाकिस्तानी फील्डिंग का स्टैंडर्ड रहा। पाकिस्तानी टीम ने मल्टीपल कैचेस ड्रॉप किए, 3-4 तो ऐसे कैचेस हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर ज़रूर होने चाहिए थे। उसके अलावा हमने देखा कि 1-2 रिव्यूज़ भी ऐसे थे जो आउट थे, बट हमारे कैप्टन उसको रिव्यू नहीं ले चुके क्योंकि ओबियसली न्यू कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, पहली दफ़ा टेस्ट के अंदर कैप्टनसी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ओबियसली वी ऑल नो, बट ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर जस्टिफिकेशन नहीं है। ये मैच, ये सीरीज़ काफ़ी टफ होगी, बट ये लड़कों को अब देखना पड़ेगा कि बॉलिंग के अंदर हम आल्दो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और अभी देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट कल के तीसरा दिन होगा। ओबियसली घास इतनी ज़्यादा विकेट पे नहीं है, बट वी ऑल नो कि अगेन अपनी कंडीशंस के अंदर वो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, और तीसरे दिन का खेल देखना पड़ेगा कि पाकिस्तानी बैटर कैसे करते हैं। जी, अब कुछ बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच के हवाले से। जैसे हम जानते हैं कि पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ईज़िली पहले टेस्ट में शिकस्त दी। अब दूसरा टेस्ट का आगाज़ हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 195 रन स्कोर किए। उसके जवाब में इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त कमबैक किया, क्योंकि पहला एक डिज़ास्टर किस्म का टेस्ट मैच के बाद इतना अच्छा बाउंस बैक ओबियसली एक बड़ी टीम का बनता तो है, और हमने देखा कि 277 पे 5 आउट है। इस इनिंग्स की शानदार जो सब परफॉर्मेंस रही वो उनके कैप्टन जिनके रहाने थे जिन्होंने 104 रन स्कोर किए और अभी वो क्रीज पे मौजूद है। इसमें एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे मैं बात ओबियसली करना चाहूँगा कि जो इंडियन बोर्ड है, जो उनके जो लोग इसमें हेल्म अफेयर में इन्वॉल्व हैं, अब वो कैप्टनसी को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि रोहित शर्मा को वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कैप्टन होना चाहिए। कुछ का कहना यह है कि जो रेड बॉल क्रिकेट है, टेस्ट मैचेस हैं, उसमें जिनके रहाने को होना चाहिए। विराट कोहली की कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी सीरियस क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से वो कैप्टन बने हैं कोई बड़ी सीरीज़, कोई बड़ा ओबियसली टेस्ट मैचेस के अंदर तो टीम अच्छी परफॉर्म कर रही थी, बट वाइट बॉल के अंदर कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और सबका मानना ये है कि एज ए बैट्समैन तो वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, बट एज ए कैप्टन जैसे विराट कोहली का कंपैरिजन धोनी के साथ किया जा रहा था वो नहीं आ रहा। दूसरी तरफ रोहित शर्मा की हम जैसे बात कर रहे हैं, वो IPL के अंदर मुंबई इंडियंस को सब जानते हैं, 4 दफ़ा टाइटल भी जितवा चुके हैं। तो ये उनका इस सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल ना करना उसी की एक कड़ी कहा जा रहा है, और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, और ये लग रहा है कि बहुत जल्द इंडियन बोर्ड इस पर कोई सीरियस एक्शन भी ले सकता है। जी, नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका टेस्ट मैचेस के हवाले से है। इसमें पहला टेस्ट खेला जा रहा है सेंचुरियन में। इसमें श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 396 रन स्कोर किए। इनकी बैटिंग की नुमाया जो हाईलाइट थी वो चंदीमल रहे जिन्होंने 85 रन स्कोर किए। जवाब में साउथ अफ्रीका भी बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट ट्रेल को ख़त्म करने के करीब है, और लगता ये है कि ये साउथ अफ्रीकन जो है वो क्रिकेट जैसे हम सब जानते हैं, ये तमाम टीमें जितनी भी हैं
ये अपनी होम कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा खेलते हैं और नॉर्मली एशियन जो टीम्स हैं वो इधर अच्छा परफॉर्म नहीं करते, बट अभी तक तो श्रीलंका ने भी अच्छी बैटिंग परफॉर्म की है। बट देखना पड़ेगा कि ये पूरा मैच किस तरह कंक्लूड होता है। जी, आपने वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप देखा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट गेस्ट कॉर्नर की जानिब। जी नाजरीन, जैसे ही हम बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की तो सबसे पहले हमारे ज़हन में पीएसएल का जिक्र आता है, क्योंकि पीएसएल जो है पाकिस्तान का क्रिकेट का बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। और पीएसएल की अगर बात करें तो जो सबसे फेवरेट फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का जिक्र ना हो ये पॉसिबल नहीं है। इसी वाले से हमारे गेस्ट कॉर्नर में जो गेस्ट हैं वो भी सीईओ लाहौर कलंदर मौजूद है, आतिफ राना साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू इरफान फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी, इट्स ऑलवेज प्लेयर, बड़े टाइम से आपसे कोऑर्डिनेशन चल रही थी, बुलाना चाह रहे थे। अच्छा, मैं काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा फाइनल के हवाले से, क्योंकि मैं स्टार्ट इधर से करना चाह रहा था। इस तरह फील हो रहा था, हाइप क्रिएट हुई जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का फाइनल हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि अगर जो सर्वे मैंने थोड़ा बहुत देखा कि शायद 80% पाकिस्तान चाह रहा था कि लाहौर कलंदर ये फ़ाइनल जीते, और फाइनल तक पहुंचना एक तो बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि लास्ट पे स्टैंड कर रहे थे पिछले तमाम सीज़न में। फाइनल तक पहुंचना और फिर फाइनल खेलना और फाइनल ना जीतना, ये सारी फीलिंग्स ज़रा प्लीज़ बताइएगा। इरफान देखिए, बात यह है कि इंसान कोशिश करता है, कोशिश पे बिलीव करता है और प्रोसेस पे बिलीव करता है। सीज़न 1 से हम एक बात कहते हैं कि जब भी हम जीतेंगे हम प्रोसेस से जीतेंगे, हमारा फ्लूक से जीतना मुश्किल है, क्योंकि हमारा नाम कलंदर जी। सो उसके अंदर हमने ऑब्वियसली 4 सीज़न हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, बॉटम पे रहे, लेकिन हमने मेहनत नहीं छोड़ी। और इस साल जो है वो जिस तरह टीम ने परफॉर्म किया है, हैट्स ऑफ टू द टीम। और मैं समझता हूँ कि फ़ैन के लिए बहुत खुशी की बात थी जिस तरह टीम खेल रही थी और पूरा पाकिस्तान जेल इन हुआ था कलंदर्स के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली फाइनल वॉज नॉट आवर डे। हमने जब प्ले ऑफ हुआ तो हमने 3 फाइनल खेले। पहला फाइनल हमारा था पेशावर ज़ल्मी के साथ, नॉकआउट था, हार जाते तो आउट हो जाते, बड़ी टीम है पेशावर ज़ल्मी। दूसरा फाइनल हमारा था मुल्तान सुल्तान के साथ, तो टेबल टॉपर्स थे, बहुत बड़ी टीम थी, वो भी हम जीते। और बट तीसरे फाइनल में जाके अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशंस थी वो हमारी लाइनअप को, बैटिंग या बॉलिंग को उस तरह सूट नहीं करती थी, और ऊपर से हमने उस तरह डिलीवर भी नहीं किया। सो 3 में से 2 अगर हम जीते तो 66% मार्क्स पासिंग मार्क्स बनते। सही। सो मायूसी तो बिल्कुल नहीं हुई। देखिए 2 महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा, तो वहीं से शुरू करेंगे। वो तो हम उम्मीद करते हैं, तो अगेन आपको विश भी करते हैं कि लाहौर कलंदर जीते। अच्छा, सारी टीमें पाकिस्तान की है, पीएसएल की ब्यूटी यही है कि सारी टीमें पाकिस्तान की और सारी हमारे से बिलोंग करती हैं। लाहौर कलंदर को इसीलिए सबसे ज़्यादा रिकग्निशन मिली, वो पहचान मिली, पूरे पाकिस्तान के साथ टैग इन किया गया, वो इसी वजह से कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग लेके चलते हैं, पूरा साल जो काम करते हैं, शायद वो किसी और फ्रेंचाइज की तरफ से दिखने को नज़र नहीं आता। उसका बताइए कि ये आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब ये पीएसएल स्टार्ट हुआ, लाहौर कलंदर की ओरिजिनेशन के अंदर क्या थॉट थी आपकी, आपके भाई की, और क्या ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों को पाकिस्तान लेके आई, और इसको बनाने के पीछे क्या आपकी थिंक टैंक क्या कहता था? देखिए, बात सिर्फ सिंपल सी है कि आप दुनिया में कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप टेक्सटाइल का बिज़नेस करते हैं तो रॉ मटेरियल उसका यान होता है, आप दुनिया का बेस्ट यान परचेज़ करते हैं। इसी तरह आप दूसरी बिजनेसेस हैं, वो आप उसमें जो भी उसका मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है, उसको आप बेस्ट सोर्स करते हैं। हम जिस बिज़नेस में हैं उसमें बेस्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो प्लेयर्स हैं। जो पहले सीज़न में हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे वो अनफॉर्चुनेटली उतने कंपेटिटिव नहीं थे, और उनकी एक की एज 29 थी, एक की 33 थी। तो हमने जब पीसीबी से कहा तो उन्होंने कहा हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है। उसमें ऑन रिकॉर्ड है, नजम सेठी साहब ने कहा, शाहिद अफरीदी, लाला भाई ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है, एनजी भाई ने कहा हुआ है कि इस मुल्क में टैलेंट उस तरह नहीं है। सो हमने ये सोचा कि यार एक 22 करोड़ का मुल्क है और क्रिकेट के पीछे सारी कौम पागल है, तो ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क में टैलेंट ना हो। सो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ कि हमने पीसीबी से कहा कि चले आप हमें अलाउ कर दें कि हम इमर्जिंग कैटेगरी में 2 प्लेयर रखने होते थे, जिसमें से एक मस्ट खेलता था, तो हम उस कैटेगरी का जो है ना अपने प्लेयर ढूंढ सकें। पीसीबी ने उस पर फिर एक कंडीशन लगाई कि जी आप अंडर 23 हो। सो वो फिर हमने वो अपना प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया, और फिर हमारा इनिशियल प्लान ये था कि जो टॉप 30 प्लेयर्स हैं वो एनसीए में हम ट्रेन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जब हमने लॉन्च किया तो पीसीबी ने रिफ्यूज़ कर दिया हमें एनसीए देने के लिए। अच्छा। सो हमने ऑस्ट्रेलिया को रीच आउट किया, और वहाँ से हमने उनको कन्विंस किया, और वहाँ पे हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारा डेवलपमेंट स्क्वाड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खेलेगा। सो इस तरह ये सफ़र शुरू हुआ, और फिर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले गए पंजाब में पहले, और वहाँ से फिर हमने टैलेंट देखा। फिर अगले साल हम कश्मीर गए, फिर हम फाटा गए, गिलगित गए। सो देखें, लाहौर पाकिस्तान की जान दिल है और कश्मीर शारक। सो हमने कश्मीर को शारक को दिल से जोड़ दिया। उसकी वजह से लोगों में एक बेइंतहा मोहब्बत,
फवाद भाई के लिए भी आई और कलंदर्स के इस इनिशिएटिव की वजह से भी आई। सो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा जो है हमारे इन जो हमारे स्टेप्स हैं जो कि हम बच्चों के लिए करते हैं, और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल ठीक ये बात। हमारा अपना एक इनिशिएटिव है। सो उसकी वजह से लोग जो है वो फिर कलंदर्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ते भी हैं और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि कलंदर्स जो है ना वो अच्छा, लाहौर कलंदर का जिक्र हो तो फाज साहब का जिक्र ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमने तमाम सीज़न में देखा कि वो जितने एग्रेसिव और पैनिक भी समहाउ नज़र आते हैं जब लाहौर कलंदर हारती है, और आपकी तरफ से नज़र आता है कि आप बड़े कंपोज और बड़े काम रहते हैं, तो उनका एग्रेसिवनेस या उनका वो पैनिक हो जाना और आपका काम रहना, तो ये इसको कैसे हैंडल करते हैं घर के अंदर भी या उस टाइम डगआउट में बैठ के? नहीं देखिए, मैं तो ऑब्वियसली ओनर्स डगआउट में तो मैं बैठता नहीं, बिकॉज सही। फाद भाई उधर होते हैं, मैं तो अपने काम कर रहा होता हूँ। जो मेरे पार्टनर्स होते हैं, जो जिन्होंने सपोर्ट किया होता है, उनको फैसिलिटेट करना मेरा, उनकी लुक आफ्टर करना मेरा काम होता है। रही बात, फवाद भाई ऑब्वियसली एक इमोशनल करैक्टर है, हर आए काम पाकिस्तान की तरह, और उनको क्रिकेट का शौक भी है, वो फ़ैन भी है। मेरा मसला ये है कि मुझे क्रिकेट का शौक नहीं है। अच्छा। ठीक है, और नाम में जब मैं उसको देखता हूँ उस तरह, अच्छा। तो इस वजह से मेरी वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो ब्रांड के साथ तो ज़रूर होती है कि मेरे जो फैंस हैं, जो मेरे स्पॉन्सर्स हैं, जो मेरे पार्टनर्स हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, और उनको ग्राउंड से बाहर जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स का काम होता है। कहते भाई कैसे पॉसिबल है कि आपको इंटरेस्ट ना हो और पूरे पाकिस्तान के लड़कों की, यंगस्टर जो आना चाहते हैं, जिनके अंदर टैलेंट, आप लुक आफ्टर करते हो, तो ये पैशन के बगैर कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये खाली बिजनेस या मॉनेटरी वैल्यूज़ के लिहाज से तो नहीं ये पैशन आ सकता, और जिसमें आपके पीछे कोई ऐसा स्पोर्ट भी नहीं होती, तो फिर कैसे पैशन के बगैर आप सब कुछ कर लेते हैं? देखिए, दो चीज़ें ना, एक आप क्रिकेट का रॉ मटेरियल और एक पाकिस्तान की यूथ। आप सोचेंगे पाकिस्तान की, मेरा ख्याल है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो है हमारे यूथ है, बिल्कुल 60% के लगभग जी। अब हम जब ये सारा कुछ करते हैं, जब हम उनको रीच आउट करते हैं, जब 5 लाख बच्चों को ट्रायल करते हैं, तो हम उन्हें क्या दिखाते हैं? हम उन्हें होप दिखाते हैं, हम उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फवाद राना की शक्ल में उन्हें एक होप नज़र आती है कि यार ये शख्स हमारे लिए कुछ करेगा। हम और क्या करना है, उन्होंने गेंद करनी तो नहीं सिखानी, बैटिंग तो नहीं सिखानी, इज़ नॉट ए क्रिकेटर। उन्होंने एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म देना है, हमने एक ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म देना है लोगों को, और लोग जब उस पर आते हैं, सो आप यकीन करें कि जब हारिस रऊफ पूरी दुनिया में छाता है, सो हमसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है? बिल्कुल, जिसने एग्जीक्यूट करके दिखाया उस बात को जिसका हमने पहले सीज़न में क्लेम किया था कि हम पाकिस्तान को नए हीरोज़ देंगे। जब दिलबर हुसैन रिप्लेस करता है हारिस को बिग बैश लीग में, तो उससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट क्या हो सकती है? सो इंसान जो भी काम करता है अपने काम से प्यार करता है ना। क्रिकेट मेरा काम नहीं है, ब्रांड मेरा काम है। उस ब्रांड के अंडर हम क्रिकेट खेलते हैं, और उस क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल। अच्छा, उसमें हमने देखा कि लाहौर के अंदर ने, जैसे आपने कुछ नाम भी लिए, शाहीन शाह अफरीदी आपने दिया, फिर हारिस रऊफ दिया, दिलबर दिए, तो बॉलिंग के अंदर तो लाहौर के अंदर कमाल करता जा रहा है, और पाकिस्तानी टीम को के लिए बड़ी बेनिफिशियल है कि आप प्रिपेयर्ड लड़के दे रहे हैं उनको, जो इंटरनेशनल कमोडिटी के तौर पे बिल्कुल अवेलेबल है और किसी भी स्टैंडर्ड पे वो खेल सकते हैं। बट बैटिंग की तरफ से कुछ हमें कोई नाम कभी नज़र नहीं आया, ना PSL की तरफ से एक हैदर अली अभी रिसेंटली हमें पाकिस्तान को शावर ज़ल्मी की तरफ से मिले, बट लाहौर के अंदर से ओबियसली क्योंकि एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हम लोगों का कि सारा कुछ जो आधा ऑनर्स उठाया हुआ है बर्डन आप लोगों ने, तो वो उनकी तरफ से है, तो बैटिंग के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे आप लोग क्या? नहीं इरफान, ऐसा नहीं है। देखो, हमने कोई प्लेयर नहीं दिया, ये भले गलत मिसकंसेप्शन है। अच्छा, देखिए, हम प्लेयर पैदा करने वाली मशीन नहीं है। हमने टैलेंट हंट करना भी सर बहुत बड़ा काम है। हमने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। हाँ। शाहीन शाह अफरीदी हमने नहीं दिया, वो खुद बना। हारिस रऊफ खुद बना, दिलबर हुसैन खुद बना, सोहेल अख्तर खुद बना। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया, एक प्लेटफॉर्म दिया। हाँ, बाकी टीमों ने ऑब्वियसली डोमेस्टिक से पिक करके अपने PSL के मैचेस में प्लेटफॉर्म, हम सारा साल उनको कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। कभी डेवलपमेंट का टूर्नामेंट करवा देते हैं, कभी बैटल ऑफ कलंदर्स करवा देते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं। सो उसकी वजह से हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा देने की वजह से और टैलेंट हंट की, ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट हंट की वजह से हारिस रऊफ और दिलबर हुसैन जैसे प्लेयर आ जाते हैं जो कि सिस्टम में थे ही नहीं। सो ये दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। मेहनत उन बच्चों की अपनी है। अब आ जाए बैटिंग के ऊपर। देखें, बॉलिंग में आपने टैलेंट तलाश करना बड़ा आसान काम है। आपने बॉलिंग करानी, ज़्यादा आपको उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग में आपको बैट्समैन को खिलाना पड़ता है। कहाँ खिलाएं? देखिए, हम एक टूर्नामेंट से तो प्लेयर नहीं बना सकते, उसके लिए आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरह फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो लास्ट ईयर हमने फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर इसीलिए बनाया कि जो हमारी बैटिंग का टैलेंट है उसको हम निखार के सामने लेके आए, और हमारे पास है।
हमारे पास ऑलराउंडर्स भी हैं, हमारे पास बैट्समैन भी हैं। अब आपने अभी बात हम कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि ये जो हमारा बैट्समैन इंडिया में बैट्समैन क्यों प्रोड्यूस होते हैं। आप ही ने कहा कि यार 1000 बॉल 2000 बॉल डेली खेलना है, हमारे यहाँ कितने खेलते हैं। सो अब हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कोर्सेज हम लेके आए हैं उसके अंदर आप डेली 2-3-4 हज़ार बॉल खेलोगे। तो जब आप एक साल वो बॉल खेलोगे, उसकी सबसे बड़ी मिसाल आगा सलमान है। आकिब जावेद पिछले 1.5 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं, सुबह शाम, कि किस वक्त प्रैक्टिस शुरू करनी है, किस वक्त प्रैक्टिस बंद करनी है। आज आप वो देखें डोमेस्टिक पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एक साल उन्हें और चाहिए। हमारे ख्याल में अगर वो मेहनत करते रहे तो पाकिस्तान को बैट्समैन भी मिलना। जी, आतिफ राना साहब के साथ बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा आतिफ भाई, अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा कैप्टनसी के हवाले से। लाहौर के अंदर ने हमने पहले देखा अजहर अली कैप्टन थे, फिर कैप्टन ब्रैंडन भी आते हैं, फ़खर भी आते हैं, और फिर हमने देखा कि उसके बाद मोहम्मद हफीज़ भी बनते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं, एबी डिविलियर्स भी आते हैं, फिर सोहेल अख्तर को इंडक्ट किया जाता है। तो ये सारे तनाज़ुर में कैसे देखते हैं कि कैप्टन का एक तो रोल कैसा है, और इतने बड़े नामों के बाद सोहेल अख्तर को इंडक्ट करना, जो रनाउंड भी नहीं थे, बड़ा नाम भी नहीं थे, और माना तो यही जाता है कि जब कोई बड़ा नाम नहीं होता तो उसकी ओबियसली फॉलोइंग भी उस तरह नहीं होती, और उसको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और हमने शायद कुछ लोगों का ये भी क्रिटिक्स का कहना है कि फ़ाइनल के अंदर वो चीज़ों को, प्रेशर को गेज नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए। तो इस पर क्या टेक है आपका? नहीं, देखिए, हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की तो वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, वॉक द टॉक, कि आपने जब एक चीज़ क्लेम की तो आपको फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में डरना नहीं चाहिए। आपने नाम लिया अजहर अली हमारे कप्तान रहे, फिर उसी सीज़न में ब्रावो ने भी एक आध मैच में कैप्टनसी की, हम आखिरी नंबर पे आए। फिर हम दुनिया का बेहतरीन कैप्टन न्यूजीलैंड की क्रिकेट को जिन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ब्रैंडन मैकलम, उनको हम लेके आए, आखिरी नंबर पे आए। तीसरे सीज़न में हमने उनको रिटेन किया, ब्रैंडन मैकलम भी कैप्टन रहे, आखिरी नंबर पे आए। चौथे सीज़न में हम हफीज़ भाई को कैप्टन लेके आए, वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे मैच में इंजर्ड हो गए। उसके बाद एबी डिविलियर्स कैप्टन बने, उनसे बड़ा नाम तो दुनिया क्रिकेट में हफीज़, एबी डिविलियर्स, फ़खर जमान से बड़े नाम तो नहीं है, तो हम आखिरी नंबर पे आए। सो जब हमने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया और हम समझते थे कि जिस बच्चे में मैच्योरिटी है, जिस बच्चे में स्किल्स हैं, और जिसने अबू धाबी T20 कप भी हमारे यंग बच्चों के साथ मिलके हमें जितवाया था, और हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के बच्चे ज़्यादातर इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारा कैप्टन भी वही होना चाहिए जिस पे हम बिलीव करते हैं। और फिर आपने देखा कि हम फाइनल हारे। सो हम अब आप मुझसे ये सवाल नहीं कर रहे कि आप आखिरी नंबर पे क्यों आए, आप मुझसे ये सवाल 5 साल में आप पहली दफ़ा मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि यार फाइनल उसने सही रीड नहीं किया। सो उनकी कैप्टनसी में लिन भी खेले, हफीज़ भाई, वो क्रिटिक्स का कहना ये है, कि हमारा भी मानना ये है कि जिस तरह का वो स्कोर थोड़ा था, ऑब्वियसली फील्ड प्लेसिंग थोड़ी सी फैली हुई थी, वो क्लोज अगर किया जाता, क्योंकि सिंगल बड़े इजीली लेते रहे, अगर वो सिंगल्स को कर्टेल कर लिया जाता प्रेशर बिल्ड हो सकता था, प्रेशर बिल्ड नहीं किया गया, तो शायद समहाउ ये उस वजह से कहने की बात है कि चेंजिंग भी नहीं हुई, फील्ड प्लेसिंग के अंदर कुछ मार्जिन में इम्प्रूव किया जा सकता था। देखिए, तो उसमें सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं, उसके अंदर फील्ड में हफीज़ भाई भी थे, फ़खर भाई भी थे, बाहरी पाकिस्तान के बाकी प्लेयर भी थे, पेन डंग भी थे, और वो स्मिथ भी थे, वीज़े भी थे। वो सारे आपस में मुशावरत करके ही फैसला करते थे ना। और फिर उसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट थी, आपने एक बात का अंदाज़ा नहीं लगाया कि हमने एजाज़ अहमद से लेके तो मुदस्सर नज़र और कायल मिल्स, अतीकुज़्ज़मा, सब लोगों को हमने उसमें ट्राई किया, हमारी मैनेजमेंट में भी। बट इस दफ़ा हमारे अगर आप कोचिंग पैनल देखें सो वो भी हमारे डेवलपमेंट का ही हिस्सा था। सो आप ये देखें कि अब उसके बाद सिर्फ हम रिज़ल्ट पे चले जाते हैं। 5 साल में हम वो रिज़ल्ट नहीं ले सके जो इस साल हमने दिए। और दूसरी बात यह है कि अगर उनकी विकेट की असेसमेंट गलत थी या वो स्ट्रेटजी नहीं ठीक बना सके, तो वही वाली बात है कि हमने 3 फाइनल खेलने हैं, 2 जीते हैं, तो अब आप उन्हें फेल करार देंगे या पासिंग मार्क्स देंगे? चले वो दे देते हैं। अच्छा, कुछ बात इसी हवाले से कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, कोचिंग के हवाले से। आकिब जावेद आप लोगों के साथ 3-4 साल से काम कर रहे हैं, और हमने देखा कि प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ आपकी ओवरऑल टीम के हवाले से भी नज़र आता है कि ऑफ द रिकॉर्ड भी हम पहले बात कर रहे थे कि आपकी पिक जो होती थी मोस्टली एक तरह के प्लेयर होते थे, सारे हार्ड हिटर, आके बैशर किस्म के बैट्समैन आते, साथ ही हिटिंग शुरू, वो लगना शुरू हो तो बहुत बड़ा स्कोर कर देते थे। जब कोई शीट एंकर रोल प्ले करने वाला प्लेयर नहीं मिलता था, जैसे जो मोहम्मद हफीज़ ने आके स्टेबिलिटी दी इस दफ़ा, वो काफ़ी एक यूनिक चीज़ नज़र आई। तो आपने इसको लगता कि आपकी बैटिंग के अंदर पर्टिकुलरली हम बात करें तो वो एक तरह के बैट्समैन तमाम वही इंडक्ट होते थे?
नहीं देखिए ऐसा नहीं है, वो होता ये था कि ऑब्वियसली ड्राफ्ट सिस्टम ऐसा था। ड्राफ्ट सिस्टम में जो पहले सीज़न में हमारी जो पिक आई 5th की 5 टीमें थी और 5वीं पिक हमारी आई, उसने हमें काफ़ी हर्ट किया बिकॉज जो हमारी प्लानिंग थी, जो प्लेयर्स हम लेना चाहते थे वो हमारी पिक पे अवेलेबल नहीं थे। अब उसको आप रिमूव करने के 2 तरीके थे। एक तो ये काम करते कि हम जो है वो उस पिक को चैलेंज कर देते, या हम उसी ड्राफ्ट में से बेहतर करने की कोशिश करते, और वो हो नहीं सकता था क्योंकि पाकिस्तानी पूल ऑफ प्लेयर अगर आप देखें टॉप के तो 10-15 ही हैं, वो सारे जब 20 हो जाएंगे। अब 20 जो है वो पूरी टीमों के पास थे, वो रिलीज़ करते तो हम लेते ना। सो हमने उस पर रिलाई नहीं किया, हमने अपना प्रोग्राम शुरू करके अपने प्लेयर डेवलप करना शुरू कर दिए, जिसमें बॉलर तो बड़ी जल्दी डेवलप हो गए, बट बैट्समैन डेवलप होने में एक सोहेल अख्तर 3 साल हमारे साथ रहे हैं, उसके बाद जाके वो इस तरह डेवलप हुए, अदरवाइज़ वो तो क्रिकेट छोड़ चुके थे। सो मैं ये समझता हूँ कि हमने पिक तो हमने सही चुनी, लेकिन वो क्या कहते हैं, अब लास्ट सीज़न जो हमारा था जब हफीज़ भाई कैप्टन थे, सो मेरा ख्याल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी हमारी, लेकिन इंजरीज हो गई। 27 प्लेयर्स जो है वो सीज़न में हमने ट्राई किए, विच इज़ हाईएस्ट अमंग मेरा ख्याल है एनी टीम जो कि PSL के इस सारे 5 सालों के सफ़र में। उसी सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग इवन इतनी डेफिनेटली हम सब ने देखा कि बहुत ज़्यादा निचले आप बार पे भी आए, मैचेस बहुत ज़्यादा आप हारे भी, बट कोचिंग के लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि आकिब जावेद के साथ आप लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। उनकी तरफ से भी मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से भी आती है, तो वो क्या प्रेशर नहीं इनसाइड होता, कोई डिस्कशन नहीं होती थी कि यार आकिब को रखा हुआ हार रहे हैं तो चेंज करना चाहिए, कोच को भी ना क्यों ना ट्राई करे? क्योंकि मेरा ख्याल है अगर आप लोगों के अलावा कोई भी और मैनेजमेंट होती तो डेफिनेटली वो उसको चेंज करती, और थॉट ऑफ माइंड कभी नहीं आया कि कोच भी चेंज करना चाहिए, ये एक शायद स्टेट ऑफ माइंड से खेल रहा है, इसके पास प्लान बी प्लान सी नहीं होता, इस तरह की कभी डिस्कशन हुई? देखिए बात यह है कि आप मेरा तो ज़्यादातर टाइम आकिब भाई के साथ ही गुजरता है, और जब से वो पाकिस्तान में आए हैं, बट और जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं तो उसमें आपकी कॉमनैलिटी जो होती है ना, अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपका काम होता है, ठीक है, उसमें ना आपकी कोई फ्रेंडशिप होती है ना आपका कोई रोमांस होता है जी। तो उसके अंदर ज़ाहिर बात है जब आप डे इन डे आउट काम कर रहे हैं और पूरी पॉलिसीज़ आपके सामने बन रही हैं और यू आर पार्ट ऑफ दैट, सो आप एक बंदे को मोर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं? आपने देखा है कि हमने तो मैं किया थे, हमारे पैडी अपटन थे, पैडी अपटन हमारे कोच थे, पहले एजाज अहमद थे, फिर अगले सीज़न में पैडी अपटन ही 2 सीज़न पैडी अपटन रहे, तीसरे सीज़न में मुदस्सर नज़र भी आए, आकिब भाई भी आए, चौथे सीज़न में हमारे पास इंजी भाई भी आए, शुएब अख्तर साहब भी आए। बट ये है कि आकिब जावेद का काम, जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, और आपने देखा जब 5वें सीज़न में हमने इम्प्लीमेंटेशन की है उसकी, सो आप टूर्नामेंट का फाइनल खेल गए यार। सो अब आप उनकी सलाहियतों पे तब एतराज़ करेंगे ना, हमारी तो उनकी कॉमनैलिटी जो है वो उनका गेम के बारे में पैशन और हमारा अपने काम के बारे में पैशन, ये वो कॉमनैलिटी है जिसके ऊपर आकिब भाई और हमारी बुनियाद खड़ी है। जिस दिन हमारा अपने काम से पैशन हट जाएगा या आकिब भाई का अपना डेवलपमेंट से पैशन हट जाएगा, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा ये जोड़ी इस तरह नहीं चलेगी, वो अलहदा उनका अपना रास्ता होगा, हमारा अपना रास्ता होगा। सो हम इसको इस तरह जज करते हैं, हम इसको इस तरह नहीं देखते कि टूर्नामेंट का रिजल्ट क्या आया, बिकॉज टूर्नामेंट का रिजल्ट मैटर करता है हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे। आपने देखें अगर पहले सीज़न को निकाल के या मैक्सिमम दूसरे सीज़न को निकाल के अगर आप तीसरा चौथा पाँचवा सीज़न हमारा अगर आप देखें, सो हमारी पिक्स के ऊपर मासिवाए सोहेल अख्तर के लोगों ने ज़्यादा इतराज़ नहीं किया, बट जिस चीज़ पे आकिब जावेद बिलीव करता है, आप ये सोचें कि यार एक तरफ पूरा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है और एक तरफ आकिब जावेद है, और उन्होंने एक प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके पूरे मुल्क से आपको वो टैलेंट निकाल के दिया है। शाहीन शाह अफरीदी जो कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर बनने की उसकी बातें हो रही है, या हारिस रऊफ जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है, जिसका ऑस्ट्रेलियन मीडिया तारीफ, या दिलबर हुसैन जो किसी क्लब में नहीं खेला लेकिन बिग बैश लीग उसको अपने पास खिला लेती है। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट में। जीत की जहाँ तक बात है, मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन हमारी ये 70-80% हमारे प्लेयर डेवलपमेंट के लड़के हमारे इसमें हुए टीम में अदर देन फॉरनर, तो आप देखिएगा हमें हराना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ बात हम आगे कर लेते हैं T10 के हवाले से। अभी नेक्स्ट मंथ से वो भी स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों की मेरा ख्याल है टीम फाइनल भी हो चुकी होगी और अबू धाबी में खेला जाएगा। उसमें आपने शाहिद अफरीदी को भी आइकॉनिक प्लेयर के तौर पे लिया है और पहले आप लोग जीत भी चुके हैं, तो उसके लिहाज से कैसी प्रिपरेशन है और उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली हमारी अपनी लीग नहीं है, बट उसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कलंदर। देखिए मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि लाला जो है वो कलंदर्स को
का आइकॉन है वहाँ पे, कलंदर्स के फेस हैं। लाला से बड़ा ब्रांड तो पाकिस्तान में क्रिकेट का है नहीं। हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि लाला हमारे साथ आएँ, बट लाला नहीं आ रहे थे, कुछ ना कुछ हो जाता था तो हमारा नहीं बन पाता था। लास्ट ईयर भी हमने लाला को लिया था एज एन आइकॉन, बट अनफॉर्चुनेटली NOCs नहीं मिले PCB की तरफ से, सो वो नहीं खेल सके, तो हमें लास्ट मिनट पे फॉरनर्स की टीम बनानी पड़ गई। इस साल मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारे यंग प्लेयर हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, लाला भी हैं, इनके साथ मिल के जो लाला के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी लाला की तरफ से भी और हमारी तरफ से, इसलिए कि हमने उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो जब कलंदर उधर खेल रहे हैं तो पाकिस्तान की टीम खेल रही है ना, वहाँ पे हमारे कंपीटिंग टीम तो डिफरेंट है, वो पाकिस्तान की तो नहीं है। बिल्कुल। सो अगर आप कलंदर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लाला से बेहतर फेस क्या हो सकता है पाकिस्तान का, जो वहाँ इस टीम के साथ मैदान में उतरेगा। जी, शॉर्टर फॉर्मेट में तो ऑब्वियसली उनसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा, कुछ हम PCB और आपके जो तमाम फ्रेंचाइज है उसके बिहाफ पे बात करना चाहेंगे कि फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर इशू आता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है और मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर कोर्ट आप दोनों को पार्टीज़ को कहती है कि आप इसको खुद निगोशिएट करें, बैठ के सेटल डाउन करें, म्यूचुअली इसको सेटल डाउन किया जाए। वो मामला अब किस हद तक सेटल हो चुका है और इसको आगे कैसे देखते हैं कि क्या ये डेंट नहीं है पाकिस्तानी बोर्ड और फ्रेंचाइज के दरमियान? और PSL जिस तरह नरिश करता जा रहा है एज ए ब्रांड के तौर पे, पूरी दुनिया में IPL के बाद सेकंड नंबर पे लोग इसको रेट करते हैं, तो उस लिहाज से ये कोई नुकसानदेह चीज़ तो नहीं लग रही आपको? नहीं, देखें, जब आप पार्टनरशिप होती है, अब इस केस में आप देखें कि हम 6-7 पार्टनर हैं, 6 फ्रेंचाइजीज़ हैं, 7वां PCB है, 8वां आपका ब्रॉडकास्टर है, फिर आपका इंस्टेडिया है, तो 8-9 पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर्स की एक कंबाइन एफर्ट्स है जिससे हमने इस लीग को पाकिस्तान का ज़बरदस्त ब्रांड बनाया और दुनिया की टॉप लीग्स के साथ ये कम्पीट कर रही है। सो जब आप काम करते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, तो वहाँ चैलेंजेस भी होते हैं। वो चैलेंजेस जब और जहाँ आते हैं फिर उसको मिलजुल के एड्रेस किया जाता है। सो इस सूरत में हम लोग एक दूसरे के खिलाफ अगेंस्ट नहीं है। PCB भी और सारी फ्रेंचाइज भी सिर्फ एक चीज़ चाहती हैं कि लीग की बेहतरी हो। लीग की बेहतरी से मुराद ये है कि लीग में खेलने वाले प्लेयर्स, लीग को चलाने वाले जो स्पॉन्सर्स हैं, ओनर्स हैं, फ्रेंचाइजीज़ हैं, लीग को कंडक्ट करवाने वाले PCB हैं और लीग को एंजॉय करने वाले फैंस हैं, उन सबको मज़ा आए। वो सब एंड में कुछ ना कुछ घर में खुशी कमी ये चीज़ लेके जाए। सो इसके ऊपर हमारी डिबेट उनके साथ चल रही है और PCB मिसान मानी साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा ओपननेस उन्होंने दिखाई है और वो भी चाहते हैं कि इस लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाया जाए। तो दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो पैचेस हैं, उसको हम फिल अप करें और जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करें। सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें बड़ी उम्मीद है कि हम मिलजुल के इसको दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसी से सेकंड मेरा रेलिवेंट चीज़ ये पूछना थी कि अभी जैसे कोविड की वजह से PCB ने अनाउंस कर दिया कि इस दफ़ा प्लेयर की जो फ़ी है, मैच फ़ी है, वो भी डिडक्ट करके उनको मिलेगी। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स बचती है, वो क्रिकेट है, और क्रिकेट सर्वाइव ही इसी वजह से कर रही है कि इसमें बाकी एज़ कंपैरेटिवली दूसरी स्पोर्ट्स फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो पैसे ज़्यादा होने की वजह से ब्रांड्स भी है, मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है और ज़्यादा वो ग्रो भी कर रही है। तो ये डिडक्शन आपको लगता नहीं है कि ये फॉरेन प्लेयर्स पे इफेक्ट करेगी? कुछ प्लेयर का इंटरेस्ट लेवल, क्योंकि चले पाकिस्तानी लड़के तो सम हाउ इसमें ज़रूर इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो उनकी मजबूरी आना, तो फॉरेन प्लेयर का इसमें डेंट नहीं पड़ेगा? शायद उन वो रिलेक्टेंसी शो नहीं करेंगे इसमें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक पेंडेमिक आई है 100 ईयर्स के बाद, इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है। इसमें कोई किसी का कसूर तो नहीं है, तो अल्लाह मियाँ की तरफ से एक अज़ाब आया दुनिया पे। सो उसमें कोई उसको रिस्पॉन्स करना है ना, हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है कि किस बेहतर तरीके से हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। रही बात सैलरी कैप की प्लेयर्स की, तो आप पिछले साल या उससे पिछले साल मेरा ख्याल है यूरोप में एक लीग हुई थी, T20 लीग, जिसमें दुनिया के टॉप के प्लेयर्स जो है वो 20,000, 50,000, 60,000 में खेल रहे थे। सो पाकिस्तान सुपर लीग का वो मॉडल जो उसके लॉन्च था, जब वो एक सक्सेसफुल लीग बन चुकी है, तो वो सक्सेसफुल लीग पार्शली प्लेयर्स की वजह से भी बनी है, बट पार्शली पाकिस्तानी अवाम की वजह से भी बनी है। पाकिस्तानी अवाम इस लीग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा ओन करते हैं। सो उसके हवाले से अगर आप पेंडेमिक में थोड़ा सा ट्वीक कर देते हैं, बिकॉज ओवरऑल बिजनेस वॉल्यूम कम हो गए हैं, ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो आपके कम आ रहे हैं, आपके कोविड की वजह से आपके स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आ पा रहे। सो पेंडेमिक में सारे मिलजुल के फिर जितना जो कट ले सकते हैं उसको मेरा ख्याल है लेना चाहिए। अच्छा, मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली स्पेक्टेटर के साथ ही पूरा PSL की ब्यूटी यही थी कि जब पाकिस्तानी टीमें खेलती हैं आपस में, तमाम फ्रेंचाइज खेल रही होती हैं, और जो हमने देखा तमाम सीज़न, पर्टिकुलरली लास्ट सीज़न की बात करूँगा, पूरे का पूरा पाकिस्तान में हुआ। और जिस तरह शायकीन क्रिकेट देखने के लिए मैच आए, और ओबियसली जैसे प्ले ऑफ और फाइनल हमने देखा, उसमें
शायकीन नहीं थे। तो अभी लास्ट एडिशन में तो प्रॉब्ली अभी जो करंट पैंडेमिक की जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ऐसे ही लग रहा है कि शायद अभी भी स्पेक्टेटर नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इस टाइम के ऊपर करवाना ठीक है या इसको डिले के साथ जब ये कोविड ख़त्म हो जाए अल्लाह करे तो फिर तब करना चाहिए था? उस पर क्या टेक है फ्रेंचाइजीज का या आपका अपना इस हवाले? देखिए मेरा तो ऑब्वियसली ये तो पीसीबी का काम है और पीसीबी ही मैनेज करता है इस टीम को, और जो वो फैसला करेंगे फ्रेंचाइज उनके साथ ही होंगी। बट मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि इस लीग के 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 प्लेयर्स हैं, नंबर 2 फ्रेंचाइजेज हैं, नंबर 3 पीसीबी हैं, और नंबर 4 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आपके क्राउड। ठीक है, अब अगर आप उसके बगैर खेलेंगे, 4 चीज़ें हैं, आप 4 में से एक कम कर देंगे तो ऑब्वियसली लीग का वो स्टेचर जो है वो उस तरह नहीं रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली फैसला तो नहीं, मेरी आकिब साहब से मैंने इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि आकिब साहब से मेरी बात हो रही थी तो वो इसमें जो सेकंड भी स्टेज हुई वो इसके हक में नहीं थे। वो कह रहे थे कि क्राउड के बगैर क्यों करवाना है, करवाने की ज़रूरत क्या है? कि सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस पूरे PSL का, जब वो इन्वॉल्व नहीं होगा, जो मेजर जिनका पार्ट है, तो आपको ज़रूरत नहीं करवाने की, तो इसको आप डिले कर दें या ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है या आपकी मीटिंग में इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है ना। आकिब भाई का ऑब्वियसली उनकी अपनी सोच। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि आप ये देखें कि पीसीबी की मैनेजमेंट ने हैट्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बावजूद पेंडेमिक के 4 मैच खुशूबी से करवाए, और एक ऐसे माहौल में जब आप दुनिया डरी बैठी हुई है, घर में बैठे हुए हैं, मुस्तकबिल का पता नहीं है, मास्क पहन के हमारा पूरे लिविंग स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है, उसके अंदर आपने लोगों को घरों में बैठ के वो खुशी प्रोवाइड कर दी कि चले उन्होंने 3-4 दिन के लिए अपनी टीमों को स्क्रीन पे से ही खेलते हुए देख लिया। इमोशनली सारे इन्वॉल्व हो गए। लाहौर कराची का मैच आपने शुरू में कहा कि लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। सो इसमें ये चीज़ तो ये क्रेडिट तो पीसीबी को जाता है कि वो टूर्नामेंट तो मेरा ख्याल है फिनिश करना बनता था। आने वाले टूर्नामेंट में ये देखना है कि यार हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए कि हम इस पेंडेमिक के ऊपर डिपेंड करते हैं ना सर। अगर पेंडेमिक काबू में आ गई तो क्यों नहीं करवानी, नहीं आई तो फिर पीसीबी के लिए सोचना है कि यार इसको हम किस तरह आगे जिस तरह वो बबल के अंदर रखना, बायोस्फीयर बबल के अंदर पूरे को लेके चलना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, ऑब्वियसली इट्स अ बिग टास्क और हैट्स ऑफ टू द पीसीबी के जिन्होंने बड़ा अच्छा